नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रोब को चैलेंज किया है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि पूरा इशू है क्या, किस तरीके से जो हमारे सिटिंग जज हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। तो ये बहुत ही विचित्र केस है कि जब हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज है उसने सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगाए हों। ठीक है, तो हम पूरे इशू को समझेंगे कि हुआ क्या है। तो a constitutional controversy has erupted as Justice Yashwant Verma challenges the Supreme Court's inquiry panel report as extra constitutional। तो सुप्रीम कोर्ट की एक इंक्वायरी पैनल की रिपोर्ट है, उसको जस्टिस जो यशवंत वर्मा है उन्होंने क्या कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी संविधान के दायरे के बाहर है। ठीक है, अब इसमें दो चीजें होती हैं, जैसे आपने वर्ड सीखे होंगे, एक होता है इंट्रा वायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दूसरा होता है एक्स्ट्रा वायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको अगर हम देखें तो आपको क्या समझ में आएगा कि जब व्हेन वी आर सेइंग दैट इट इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज एक्स्ट्रा वायर। ठीक है, तो आपको ये दो शब्द पता होने चाहिए। इंट्रा वायर मतलब संविधान के दायरे में, और एक्स्ट्रा वायर मतलब संविधान के दायरे के बाहर। ठीक है, अब ये केस क्या इश्यूज रेस करता है, अभी हम केस को भी जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये केस इश्यूज क्या रेस कर रहा है। एक तो ये इशू रेस कर रहा है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का। ठीक है, तो हमें पता ही है कि भारत जैसे देश में जो जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत वीक है ना। जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी वीक कैसे है? क्योंकि हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दे दिया जाता है वो क्या बन जाता है, एक प्रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है, इसके साथ में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर मान लो वो गलत लग रहा है किसी को, तो उसको हम चैलेंज ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। और इसके साथ में जब हम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो हमें पता है कितने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, अब जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं उसके ऊपर कोई कुछ कर ही नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट का। इसके साथ में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होता है, ठीक है, अगर हम उसको देखें तो उसमें भी हमें एक ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलती है, जिसको हम कह सकते हैं नो ट्रांसपेरेंसी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की जो है वो बहुत वीक है सुप्रीम कोर्ट की। और जस्टिस यशवंत वर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट की जो अकाउंटेबिलिटी है, या फिर पूरी जुडिशरी की ही जो अकाउंटेबिलिटी है, उसका मुद्दा एक तरीके से उठाया है। सेपरेशन ऑफ पावर का भी मुद्दा उठता है। अब सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है उसका भी एक आपको आइडिया होगा ही, जिसमें हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेटिव्स एंड जुडिशरी, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। ऑल्दो इन इंडिया एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेटिव जो हैं वो आपस में इंटीग्रेटेड रहते हैं, इस वजह से हमें इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर इतना टाइट देखने को नहीं मिलता। बट जब हम जुडिशरी से उसको कंपेयर करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जुडिशरी का काम बिल्कुल अलग है और एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेटिव्स का काम बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस की भी बात करते हैं कि किस तरीके से जो जुडिशरी है वो क्या करती है, चेक्स एंड बैलेंसेस करती है। किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया कोई भी जो डिसीजन है उसको क्या किया जा सकता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। और कोर्ट जो है केस बाई केस बेसिस पे अपने जो जजमेंट्स हैं वो दे सकता है कि भाई जो एक्ट सरकार ने बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक आइडिया लिया कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। अब हम देखते हैं कि ये केस क्या है जिस केस को हमें पढ़ना है। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो हुआ क्या था, 14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के जो घर था उनका दिल्ली में, उसमें आग लग गई थी। ठीक है, और आग लगने पर जब फायर फाइटर्स ने उस आग को बुझाया तो मिस्टीरियसली वहां पे आपको कैश मिला बहुत सारा। ठीक है, बंडल के बंडल जो है वो देखने को मिले। अब जो स्टोर रूम है वॉज रिपोर्टेडली एक्सेसिबल टू हाउस होल्ड स्टाफ बट वॉज नॉट पार्ट ऑफ द मेन रेजिडेंशियल क्वार्टर। तो कहना क्या है उनका बचाव में कि भाई जो मेन रेजिडेंशियल क्वार्टर था उसका तो ये हिस्सा ही नहीं था जो कैश आपको मिला भी है। और ये जो स्टोर रूम मिला है, ये जो है हाउस होल्ड स्टाफ जहां पे रहता था, ये तो उसका हिस्सा था। ठीक है, अब ये जो अनयूजुअल डिस्कवरी हुई इमीडिएटली ट्रिगर्ड सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, एंड इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी इस मैटर में बैठा दी। अब आप खुद सोच के देखिए कि एक हाई कोर्ट का सिटिंग जज है, उसके घर पे अगर इतना सारा कैश मिलता है तो ये एक सीरियस इशू है कि नहीं है। ये एक सीरियस इशू बनता है किसका, एथिकल अकाउंटेबिलिटी का भी, ठीक है, करप्शन का भी, कि एक जज जिसकी इतनी सैलरी भी नहीं होती उसके घर में इतना कैश कैसे मिल सकता है। और इतना कैश घर में रखना वैसे भी क्या होता है, इलीगल होता है। ठीक है,
तो जब ये मामला हुआ है तो हम क्या कहेंगे, द डिस्कवरी ऑफ बर्न्ड कैश एट अ जज रेजिडेंस इज अनप्रेसिडेंटेड, यानी इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, मेकिंग दिस केस पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग क्या थी, तो हुआ क्या, मतलब कैसे उसने अपनी इंक्वायरी और फाइंडिंग को करा। तो फॉर्मेशन हुआ एक 3 जज पैनल का अंडर द सुप्रीम कोर्ट इन हाउस प्रोसीजर। ये शब्द आपको याद रखना है, इन हाउस प्रोसीजर। अभी हम इसकी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस का एक पैनल बनाया जिसने इन्वेस्टिगेट करा इंसिडेंट को और डिटरमाइन करा पोटेंशियल मिसकंडक्ट, कि मिसकंडक्ट वास्तव में हुआ भी है कि नहीं हुआ है। पोटेंशियल मिसकंडक्ट मतलब संभावित मिसकंडक्ट का। ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस आगे बढ़ा तो उसमें उन्होंने एग्जामिन करा जो 55 विटनेस थे, गवाह थे जो, ठीक है, इंक्लूडिंग द हाउस होल्ड स्टाफ, फैमिली मेंबर्स एंड ऑफिशियल्स। अब जो पैनल है उसने उस साइट को भी विजिट किया और रिव्यू करा एविडेंस को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से। ठीक है, अब जो फाइंडिंग्स थी वो क्या निकल के आई, रिपोर्ट ने कंक्लूड करा कि जस्टिस वर्मा और उसकी फैमिली का एक्सक्लूसिव कंट्रोल था उस स्टोर रूम के ऊपर, डिस्पाइट वो डिनाई कर रहे थे कि उन्हें जानकारी नहीं थी उस कैश की। ठीक है, तो पैनल ने ये भी रिकमेंड करा कि जस्टिस वर्मा के ऊपर इम्पीचमेंट जो है उसकी प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए, यानी कि महाअभियोग उनके ऊपर चलना चाहिए। तो बेसिकली जब इम्पीचमेंट की हम बात करते हैं तो इम्पीचमेंट में क्या होता है, ये काम किसका है, इम्पीचमेंट करने का काम है पार्लियामेंट का। ठीक है, तो पार्लियामेंट इम्पीचमेंट में क्या करती है, स्पेशल मेजॉरिटी से अगर ये कह देती है कि हाँ भाई इनके ऊपर मिसकंडक्ट साबित हो गया है और इनको हटा दिया जाए, तो उन जज को क्या कर दिया जाएगा, उनके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी का मामला है इस वजह से किसी को भी उसकी पोस्ट से रिमूव करना इज नॉट ए इजी टास्क। अब आपको पता ही है कि स्पेशल मेजॉरिटी की जब हम बात करते हैं तब उसमें आपको क्या चाहिए होती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, अब 2/3 लोग जो हैं, 2/3 बहुमत से किसी बिल को पास करवाना हमेशा से ही एक बड़ा मुश्किल काम रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो इम्पीचमेंट है इस तरीके के जजेस का भी अगर उन पे आरोप ठीक हैं तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो इम्पीचमेंट पास हो जाए और उस जज का रिमूवल हो पाए। तो जब इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की ये रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने इन हाउस प्रोसीजर की रिपोर्ट देखी है, और उन्होंने कहा है कि भाई इनके ऊपर प्राइमा फेस ही हमें तो आरोप ठीक लगते हैं और पार्लियामेंट में क्या हो, इम्पीचमेंट हो और इनको रिमूव किया जाए। तो जस्टिस वर्मा का रिस्पॉन्स क्या है, पहली बात तो वो क्या करेंगे, ऑब्वियस ही बात है कि वो इन आरोपों को नकारेंगे। ठीक है, जस्टिस वर्मा हैज़ कैटेगरिकली डिनाइड एनी कनेक्शन टू द डिस्कवर्ड कैश, डिस्क्राइबिंग द एलिगेशंस एज अ कॉन्स्पिरेसी। उन्होंने क्या कह दिया कि भाई ये तो मेरे ऊपर एक साजिश है। ठीक है, फिर उन्होंने जो प्रोसीजर है उसकी फेयरनेस पर भी, उसकी फेयरनेस के जो क्लेम्स हैं उन पे भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना ये है कि ये जो इंक्वायरी हुई है उसने बर्डन ऑफ प्रूफ को रिवर्स कर दिया है। ठीक है, और इसके साथ में ही जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसका भी उल्लंघन किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि भाई जिसके ऊपर आरोप हैं उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। ठीक है, हिज चैलेंज पॉइंट्स टू लैक ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन राइट्स एंड इनएडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट डिफेंस। ठीक है, अब लीगल चैलेंज उन्होंने फाइल किया है, वर्मा हैज मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट टू क्वैश द इंक्वायरी रिपोर्ट। वो खुद सुप्रीम कोर्ट गए हैं और क्या कहते हैं कि ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है इसको क्वैश कर दो, इम्पीचमेंट रिकमेंडेशंस को क्वैश कर दो, आर्ग्यूइंग दैट प्रोब इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, जो जांच करवाई गई है इट इज अल्ट्रा वायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड ऑपरेट्स आउटसाइड द एस्टेब्लिश लीगल फ्रेमवर्क फॉर जुडिशियल ओवरसाइट। तो जुडिशरी जो ओवरसाइट कर सकती है उसके भी ये बाहर का मामला है। ठीक है, अब ये एक यूनिक सिचुएशन आ गई है जहां पे हाई कोर्ट का एक जज क्वेश्चन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के जो एक डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज जो रेज होते हैं वो क्या है कि भाई इन हाउस प्रोसीजर जो है वो ठीक है या फिर हमें नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करना चाहिए, क्योंकि इन हाउस जो प्रोसीजर है उसमें जो जस्टिस वर्मा है उसके अनुसार क्या है, बहुत सारे लेक्यूनाज हैं, पिटफॉल्स हैं और उसको करेक्ट किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, और सेपरेशन ऑफ पावर का भी उन्होंने इशू उठाया है, क्योंकि जस्टिस वर्मा जो है उन्होंने गलत किया है कि सही किया है ये कौन तय करेगा, ये पार्लियामेंट तय करेगी। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक इंक्वायरी पैनल को बैठाना और उसका अपनी रिपोर्ट में ये रिकमेंड करना कि भाई इनको रिमूव किया जाए, ये अकॉर्डिंग टू जस्टिस वर्मा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है एंड इट इज़ वायलेटिंग द सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है,
तो सुप्रीम कोर्ट का जो सुपरवाइजरी रोल है उस पर भी डिबेट हो रहा है। डिबेट ओवर द एक्सटेंट टू विच, किस हद तक सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है अपने सुपरवाइजरी रोल को ओवर जजेस विदाउट स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, तो अब जो फॉर्मर जस्टिस थे हमारे RM लोधा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस ये दो साइड्स हैं ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, ये एज सच आप यूज़ कर सकते हो कहीं पे मेंस के एग्जाम में। अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्या होंगे जुडिशरी के लिए और गवर्नेंस के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमको जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। संभावित रिफॉर्म्स होने चाहिए किसमें, पोटेंशियल रिफॉर्म्स इन इंक्वायरी प्रोसीजर्स, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म एंड सेफगार्ड्स फॉर जजेस फेसिंग एलिगेशन। ऐसा किनका कहना है? ये बात जस्टिस वर्मा की तो कहनी थी ही, लेकिन अगर हम उनके केस को एक बेस बना के इन जनरल बात कहें तो भी हम ये कह सकते हैं कि वह जज जिस पे आरोप लगे हैं उसको अपना पक्ष रखने का मौका मिलना ही चाहिए। ठीक है, और जो इन हाउस प्रोसीजर है अब उसमें क्या देखने को हमें मिलेगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो तो हाउस के अंदर बैठ के बातचीत हो रही है, 3 लोगों को बना दिया गया है, उन्होंने क्या बातचीत करी है, किस बेसिस पे अपना जजमेंट दिया है, उसमें कई बार हमको ट्रांसपेरेंसी की कमी देखने को मिलती है। तो इस वजह से इन हाउस प्रोसीजर को क्या कर दो, कोडिफाई कर दो। कोडिफाई होगा तो उसके स्पेसिफिक रूल्स होंगे, और कोडिफिकेशन यदि होगा तो क्या ज़्यादा होगी, ऑब्जेक्टिविटी। अगर कोई चीज़ कोडिफाइड नहीं है, ठीक है, इन हाउस प्रोसीजर में, तो आप समझ सकते हो कि उसमें कितनी ज़्यादा क्या होगी, सब्जेक्टिविटी होगी। और जब सब्जेक्टिविटी होगी तो फिर जो फैसला होगा कई बार कैसा हो सकता है, आर्बिट्रेरी भी हो सकता है। उसके फेयर होने के जो चांसेस होते हैं, फेयरनेस के जो चांसेस होते हैं वो घट जाते हैं, और आर्बिट्रेरीनेस के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें यूपीएससी की में इसकी क्या रिलीवेंस है। तो ये एक एसेंशियल केस स्टडी है यह समझने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स और बैलेंसेस कैसे काम करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर कैसे, जस्टिस वर्मा का कहना है कि ये जो मामला है वो किसका है, गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का, और कर कौन रहा है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और ये एथिकल डायमेंशंस को भी दिखाता है पब्लिक सर्विसेज के, कि किस तरीके से अगर किसी जज के घर पर इतने नोटों के बंडल मिल रहे हैं तो उसको क्या नैतिक रूप से उस पद पे बने रहना चाहिए या उसको स्वयं से ही इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, यह पब्लिक ट्रस्ट जो होता है, जनता का जो भरोसा है उसको भी कमजोर करता है। सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है पब्लिक परसेप्शन ऑफ जुडिशियल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब हम ये क्यों कह रहे हैं इंडिपेंडेंस, क्योंकि ऐसा लगता है कि जुडिशरी भी कॉम्प्रोमाइज है और जजेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा लेके काम कर रहे हो। ठीक है, द आउटकम में इधर स्ट्रेंथन और डिमिनिश कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरीज सेल्फ रेगुलेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो अब एक प्रेसिडेंट सेटिंग की अगर हम बात करें तो ये स्टैब्लिश करेगा क्रूशियल प्रेसिडेंट द फॉर हैंडलिंग फ्यूचर केसेस ऑफ एलिज्ड जुडिशियल मिसकंडक्ट। भविष्य में आगे जो एलिज्ड आरोपित मिसकंडक्ट होंगे उन केसेस के लिए भी, कि एक सिटिंग जज जो है वो उस सुप्रीम कोर्ट के पैनल पे ही सवाल उठा रहा है जिसने अपनी रिपोर्ट दी है उस पर्टिकुलर जज के अगेंस्ट। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो ये इस तरीके से एक आरोप लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है, ये पोटेंशियली रीशेप करेगा बैलेंस को जो अकाउंटेबिलिटी का है और इंडिपेंडेंस का है। ठीक है, अब हम कुछ की टेक अवेज देख लेते हैं यूपीएससी के हिसाब से। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन किस चीज़ में है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी, उसके बीच में है ये इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल सेफगार्ड्स क्या है, हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स ड्यू प्रोसेस इन इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीडिंग्स स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज। ठीक है, और एथिकल डायमेंशन भी हमें देखने को मिलता है। एक क्रिटिकल केस है फॉर एथिक्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस। ठीक है, जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि किस तरीके से पर्सनल कंडक्ट इंटरसेक्ट्स विद इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। ठीक है, उनके घर पे इस तरीके से जो पैसा मिला है वो पर्सनल मामला है, लेकिन वह एक पूरे संस्थान की इंटीग्रिटी को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, इसीलिए जब हम देखते हैं तो एथिक्स में एक बात भी चलती है, या फिर पॉलिटिकल साइंस में भी एक बात चलती है, पर्सनल इज पॉलिटिकल। ठीक है, ये आपने सुना भी होगा जब केस स्टडीज आती हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो हमें देखने को मिलता है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ही इज डूइंग वेरी गुड वर्क, लेकिन जब हम बात करते हैं उसकी प्राइवेट लाइफ की तब वहाँ पे हमें कुछ फ्लॉज देखने को मिलते हैं। तो क्या इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल सेपरेट रख सकते हैं एक दूसरे से,
या फिर जो प्राइवेट लाइफ है वो अफेक्ट करती है प्रोफेशनल लाइफ को, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी है वो प्रभावित हो गई एक जज के पर्सनल कंडक्ट से, कि उसके घर में जो उसका खुद का घर है उसमें आपको इतना सारा कैश मिल गया, तो आपने इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी या फिर उसकी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के ऊपर उस व्यक्ति की क्या किया, सवाल उठाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें दिस अनप्रेसिडेंटेड केस ऑफर्स यूपीएससी कैंडिडेट्स रिच मटेरियल फॉर एसेस, जीएस पेपर एंड एथिक्स केस स्टडीज। एथिक्स की केस स्टडीज का मैंने हल्का सा आपको अभी जिक्र किया ही है। इट डिमॉन्स्ट्रेट्स हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑपरेट इन रियल वर्ल्ड गवर्नेंस। बिल्कुल ठीक बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं रियल वर्ल्ड गवर्नेंस में वो कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, एंड इवॉल्विंग नेचर ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।